हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमेनिक्स के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने हर ईयर ईयर वाइज सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। कोई भी जीएस के अंदर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आता है। एक ऑप्शन करेक्ट, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट, ये 3 ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है ये भी पढ़ना है, क्योंकि कल वो क्या करेगा, इसी इनकम्प्लीट ऑप्शन से न्यू क्वेश्चन को बना देगा। तो चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने सारा फोन नंबर है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। आप किसी भी जगह से जाकर कभी भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप किसी भी मीडियम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो अपडेटेड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। CDS 2000 का पार्ट 3 कर रहे हैं। ह्यूमस जो होता है वो असेंशियल होता है। पहला क्वेश्चन बोलता है ह्यूमस इज असेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज ह्यूमस जो होती है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है ह्यूमस? ऐसा क्या काम कर रही है जो प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी है? इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट एंड इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इट इंक्रीज एरिएशन ऑफ सॉइल एंड इंक्रीज पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। न्यूट्रिएंट जो ह्यूमस होती है वो बेसिकली क्या करती है, ह्यूमस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है सॉइल में। साथ में न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करके रखती है सो दैट जो भी प्लांट ग्रोथ हो रहा है उसको किसी भी चीज की कमी नहीं आए। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। इसका करेक्ट आंसर इज, एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर इज ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपोरस? विविपोरस क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो सीधा बच्चों को पैदा करते हैं। जैसे इंसान सीधा अपने बच्चे को पैदा करता है, इंसान अंडा नहीं देता। वो ऑर्गेनिज्म जो एग ले डाउन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओविपोरस। एग को ओवम भी बोलते हैं। एग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवम। एग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवम। एग को ओवम या ओवा भी बोलते हैं। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स एग ले डाउन करते हैं उन्हें ओविपोरस भी बोलते हैं। ओविपोरस। विविपोरस क्या होता है? जो सीधा बच्चों को पैदा करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? विविपोरस। जो सीधा बच्चों को पैदा करते हैं दे आर कॉल्ड एज विविपोरस। तो इसमें से विविपोरस कौन है? बर्ड्स। हमें पहले ही पता है कि भैया जो बर्ड्स है वो क्या होता है? अंडा देता है। तो बर्ड्स तो होगा नहीं इसका ऑप्शन। सेकेंड चलिए, वेल्स। वेल्स क्या है? मैमल है। वेल क्या होता है? मैमल होता है। बैट क्या होता है? मैमल होता है। जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्तनधारी। जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्तनधारी, मतलब वो जो अपने बच्चों को दूध पिला सकता है, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मैमल्स। जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। तो वेल भी मैमल में आती है, और मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिला सके या सीधा बच्चे पैदा कर सके, वो सब मैमल्स होते हैं। तो अब हमें पता है कि भैया मैमल्स जो होते हैं वो विविपोरस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी, ये दोनों ही क्या हैं? हमारे विविपोरस ऑर्गेनिज्म हैं। मार्क द करेक्ट सीक्वेंस। पॉलिनेशन के लिए करेक्ट सीक्वेंस को मार्क करना है। अब मार्क करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए एंथेसिस होता क्या है। व्हाट इज एंथेसिस, व्हाट इज मेयोसिस, व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज सिंगेमी, मतलब ये सारे वर्ड्स क्या हैं। एंथेसिस का मतलब होता है बड। जब फूल है, फूल कली के फॉर्म में है, बड है कली की फॉर्म में, उसका खुलना इज कॉल्ड एज एंथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, बड से फ्लावर बनना, उसको हम लोग बोलेंगे एंथेसिस। चलिए, जब फूल खुलेगा तब इसके पास में पॉलन ग्रेन्स होंगे, तभी इसके पास में एग बनेगा। जब वो बंद है तब तक उसके पास में कुछ नहीं होगा। रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्रजनन करने के लिए उसको क्या चाहिए? गैमीट तो चाहिए। वो गैमीट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। गैमीट होगा तो ही ये काम आगे कर पाएगा। तो इसको क्या चाहिए? इसको गैमीट चाहिए काम करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए, प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। पॉलन ग्रेन बनेगा तो ये पॉलन ग्रेन उड़ेगा और जाकर के स्टिग्मा पर बैठेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां पर वो पूछता है पहले क्या होगा, तो एनीवेज पहले एंथेसिस ही होगा, फ्लावर खुलेगा। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में भाई फ्लावर खुल गया, फूल बन गया पूरा। अब दूसरा काम है गैमीट का बनना। गैमीट का बनना मतलब पॉलन ग्रेन बनना और एग का बनना। फर्टिलाइजेशन तो यही दोनों करेंगे। तो पॉलन ग्रेन का बनना या एग का बनना इज कॉल्ड एज
मियोसिस, मतलब मियोसिस में होता है। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन। मतलब अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है तो उसको आधा करके 23 कर देना, ये मियोसिस करता है। क्यों? क्योंकि अगर 46 माँ से आ गए, 46 पिताजी से आ गए, तो बच्चे के पास 92 क्रोमोसोम रहेंगे। अगर वो वाले आपने लोग देखे होंगे ना जिनमें थोड़ी सी लड़कियों की अदाएं हो जाती हैं, ऐसे बन जाओगे। या लड़कियां होंगी तो भैया वो मर्द टाइप्स बन जाएंगी। तो हम चाहते हैं भैया ऐसा ऐसे ना मिले, लड़कियां सुंदर लगती हैं ऐसे ही, लड़के अच्छे लगते हैं ऐसे, हैंडसम होते हैं, और लड़कियां स्मार्ट होती हैं ऐसे ही अच्छी हैं। तो हम क्या चाहते हैं भाई? हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की चीज ना हो। तो इसीलिए हम लोग क्रोमोसोम को पहले डिवाइड कर लेते हैं। हमें पता है किसी के पास में क्रोमोसोम 40, जैसे ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे पास 46 है, तो 23 मदर दे दे, 23 फादर दे दे, तो 46 से 23 बनाना पड़ता है। तो गैमीट में हमेशा क्रोमोसोम नंबर आधा होगा, यानी कि आधा हो जाएगा, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एंथेसिस के बाद में मियोसिस होगा। इस मियोसिस के बाद जब गैमीट बन जाएंगे तो पॉलिनेशन होगा। पॉलन ग्रेन उड़ेगा, स्टिग्मा पर जाएगा, एग के साथ मिलेगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा, पॉलिनेशन होगा, देन सिंगैमी होगी। इसका करेक्ट आंसर भी ए ही है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा माइक्रोसिस्टिस एंड द सराउंडिंग फौना कॉरेस्पॉन्ड्स टू। ये एक ऑर्गेनिज्म है एल्गा माइक्रोसिस्टिस। ये क्या करती है? जितना भी फौना आसपास होगा उसे खा जाएगी। इसको कुछ नहीं हो रहा है, पर ये क्या कर रही है? उनसे खाना लेती जा रही है, पर उन्हें मार भी नहीं रही है। अमेंसलिज्म क्या होता है? अमेंसलिज्म का मतलब होता है कि भाई मैं फॉर एग्जाम्पल काम कर रही हूं और मुझे उसके बदले में सैलरी नहीं मिल रही, तो जिसके लिए मैं काम कर रही हूं उसको फायदा है और मेरा एनीवेज नुकसान है ना। मैं भाई अपने घर से आ रही हूं, अपना टाइम लगा रही हूं, पेट्रोल पैसा जो भी मेरा लग रहा है मैं वो लगा रही हूं, और फिर भी मुझे कोई सैलरी नहीं मिल रही। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज कि भाई अमेंसलिज्म। एक को फायदा एक को नुकसान, या अनरिएक्टेड, भाई से कुछ नहीं हो रहा, दैट इज अमेंसलिज्म। दूसरा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म वो जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे पर खाने के लिए डिपेंड करे पर दूसरे को मारे नहीं, पैरासिटिज्म। प्रेडेशन। प्रेडेशन भाई उसे पूरी तरह मार डाला, कंप्लीटली उसको मार डाला, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडेशन। ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन अभी बताया आपको कि भैया एक बंदे को नौकरी पे बुला रही हूं, पैसा नहीं दे रही पर काम करवा रही हूं, बंदवा मजदूरी, एक्सप्लॉयटेशन। अमेंसलिज्म मतलब कि भाई मैं जा रही हूं नौकरी पे, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, पर उसके बदले मुझे कुछ, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं जाऊं या ना जाऊं, एक बंदे को फायदा हो रहा है और दूसरे बंदे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो अब वो पूछता है एल्गा माइक्रोसिस्टिस क्या होता है। एल्गा माइक्रोसिस्टिस बेसिकली पैरासाइट होता है। ये जितना भी फौना होता है उससे अपना खाना खा लेता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव में जी रहा है कि हाँ इसको तो खाना मिल जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर इज पैरासिटिज्म। लाइपोफ्यूजन ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन। सबसे पहले लाइपोफ्यूजन ग्रैन्यूल होता क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रैन्यूल होता है जो हमारे लिवर, किडनी, हार्ट, दिल, आंख, या आपका ये जो यूरिनरी ब्लेडर है, यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, वो हो गया, नर्व हो गए, ब्रेन के सेल्स हो गए, इन सब में पाया जाता है पहली चीज। दूसरा, इसका काम क्या है? ये ब्राउनिश कलर का होता है, इसका काम क्या है? लाइपोफ्यूजन पिगमेंट एक ऐसा पिगमेंट होता है, या लाइपोफ्यूजन ग्रैन्यूल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो वियर टियर को संभालता है। फॉर एग्जाम्पल किडनी में भैया कोई दिक्कत आ गई और कोई सेल्स टूट गए तो हमको पता ही नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से बाहर बुखार चढ़ जाएगा, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा अरे भैया तो किडनी में डैमेज है, ऑपरेशन करेगा। नहीं, ये खुद ही तो उसको ठीक कर लेगा। ये बोलेगा कोई बात नहीं, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई है तो कोई बात नहीं, तुम वेट करो, मैं इसे ठीक कर देता हूं, ये खुद ही ठीक कर देगा। तो जितना भी वियर टियर हो रहा है, टूट फूट हो रही है, थोड़ी मोड़ी टूट फूट हो जा रही है, चोट लग जा रही है, या कहीं से भी काम प्रॉपरली नहीं हो रहा, वहां पर थोड़ा सा गैप आ जा रहा है, वहां पर ये ठीक कर देगी अपने आप। इसको हम लोग बोलते हैं लाइपोफ्यूजन ग्रैन्यूल। ये कहां कहां पाया जाता है? लिवर, किडनी, यूरोजेनाइटल ऑर्गन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ये वाला सारा सिस्टम, आंख, रेटिना हो गया, नर्व हो गई, नर्व सेल्स हो गई, या फिर कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। मतलब
कार्डियक मसल्स नहीं, हार्ट के सेल्स में, हार्ट की मसल्स में, हार्ट के सेल्स में, तो वहां पर ये पाया जाता है। कार्डियक मसल्स में सिर्फ दिल में सिर्फ कार्डियक मसल नहीं होती, दिल में और भी चीजें होती हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं हार्ट के पास जितनी भी मसल्स होंगी सब में ये पाया जाएगा, तो इसलिए मैं कार्डियक मसल नहीं स्पेसिफिकली नाम यूज करूंगी। तो अब इसका करेक्ट आंसर मैंने आप लोग को बता ही दिया, इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज नर्व सेल, दैट इज नर्व सेल। कार्डियक मसल क्यों नहीं मार्क कर रही हूं यहां पर, कार्डियक मसल में इसलिए नहीं मार्क कर रही हूं क्योंकि कार्डियक मसल एक टाइप की मसल होगी, कार्डियक मसल के अंदर नहीं होते, ये हार्ट की मसल में पाए जाते हैं। हार्ट इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इसके अंदर और भी सेल्स होते हैं, और भी टिश्यूज होते हैं, अगर यहाँ हार्ट लिखा होता वो भी करेक्ट होता, ठीक है, पर फिलहाल इसका करेक्ट आंसर इज नर्व सेल। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैमल इन इट्स हम्प स्टोर्स, ऊंट के ऊपर वो जो हम्प बना होता है, जो इतना बड़ा सा बम्प जैसा होता है, उसमें कैमल क्या स्टोर करता है, कैमल क्या रखता है उस हम्प के अंदर। कैमल उस हम्प में पानी को तो स्टोर नहीं करता, कैमल उस हम्प में क्या स्टोर करता है, ज्यादातर लोग बच्चे लिख कर आएंगे वाटर, भैया वो पानी नहीं स्टोर करता। कैमल सरवाइव कर सकता है बिना पानी के क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ है, पर उस हम्प में बेसिकली वो क्या स्टोर करता है, उस हम्प में वो फैट स्टोर करता है। अगर उसको फैट खाना नहीं मिल रहा है तो भी वो सरवाइव कर जाएगा क्योंकि उसकी हम्प में फैट स्टोर है, वो फैट स्टोर करके रखता है इमरजेंसी के लिए। हाँ, बट वो बिना पानी के बहुत लंबे लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है, दैट डजंट मीन उसके हम्प में पानी है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंजमेंट ऑफ 3 सक्सेसिव बेसेस इन अ जेनेटिक कोड सिग्निफिकेंस। जेनेटिक कोड क्या होता है, कैसे बनता है, उसको समझिए। एक डीएनए मॉलिक्यूल जब होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल जब होता है, ये 4 बेस पेयर से बनता है, ए टी जी सी। भाई ये दोस्त है, ए टी के बिना नहीं जाएगा, जी सी के बिना नहीं जाएगा कि भाई मैं नहीं जाता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। ए अपनी टी को नहीं छोड़ता, जी अपने सी को नहीं छोड़ता। अब ज्यादा प्यार कौन करता है, जी और सी। कितने बॉन्ड है, 3। कम प्यार कौन करता है, ए और टी। कितने बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब अगर मैं यही बात कर दूं आरएनए में, क्योंकि भैया उसका प्यार कम था, बेचारा उससे प्यार ही नहीं करता था ज्यादा, तो इसने क्या करा, ए के साथ में यू आ गया, ए के साथ में क्या आ गया, यू। क्यों, क्योंकि भैया प्यार ही नहीं था, दूसरा आ गया। आरएनए में टी नहीं होता, टी मतलब थायामीन, यू मतलब यूरेसिल। आरएनए में ए के साथ में यू आता है, टी नहीं आता, उसने छोड़ दिया, उसको ब्रेकअप हो गया, उसने बोला भाई अब तेरे साथ नहीं रहूंगी, अब मैं यू के साथ रहूंगी। तो जब आरएनए की बात आएगी तो यू के साथ रहेगी। और जी तो भैया प्यार ही बहुत है, छोड़ेगा ही नहीं अपनी सी को, तो जी और सी साथ में रहते हैं। तो जब जेनेटिक कोड बनता है, जेनेटिक कोड बनता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे को इस जेनेटिक कोड का जरूरत पड़ती है। तो जेनेटिक कोड इन्हीं से बनता है, ए यू जी सी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए यू जी, ये कोड करता है मिथ्योनिन को, एंड मिथ्योनिन क्या है, एंड मिथ्योनिन क्या है, अमाइनो एसिड है। ऐसे हमारे पास में 64 कोडॉन्स बनते हैं, इनको कोडॉन्स बोलते हैं। व्हाट इज एयूजी, दैट इज कोडॉन। हमारे पास ये 64 कोडॉन्स बनते हैं, 64 कोडॉन्स होते हैं, और ये 64 के 64 कोडॉन्स 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। 20 अमाइनो एसिड है, 64 में से 3 तो नॉनसेंस है, मतलब वो किसी को कोड नहीं करते, दे आर कॉल्ड एज स्टॉपिंग कोडॉन, इनको नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। 3 नॉनसेंस कोडॉन है, जिसमें से 64 में से 3 चले गए, 64 थे, 3 आपके नॉनसेंस हो गए, 61 बच गया। तो ये 61 जो कोडॉन्स होते हैं, ये 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ये अमाइनो एसिड एक चेन बनाता है और प्रोटीन बना रहता है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए ये जो कोडॉन है ये बना क्या रहे हैं, ये बना प्रोटीन रहे हैं, पर ये कोड किसको करते हैं, ये कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स को। मिथ्योनिन, फिनाइलएलानाइन, साइटोसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सब क्या है, ये सब है अमाइनो एसिड्स। तो ये बेसिकली किसको कोड कर रहे हैं, ये बेसिकली कोड कर रहे हैं अमाइनो एसिड को। चलिए नेक्स्ट, द एंथर इन सोलेनेसी। सोलेनेसी एक फैमिली होती है,
जिसके अंदर आलू वगैरह, आलू आ गया, ये सोलेनेसी में आता है, आलू शकरकंदी, ये वाली जो पूरी फैमिली है इसको सोलेनेसी फैमिली बोलते हैं। अब बोलता है कि एंथर जो सोलेनेसी फैमिली का होता है वो क्या होता है। एंथर क्या होता है भैया, जहां पर पॉलन रहेगा, मेल गैमीट सिस्टम, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथर दिखता कैसा है, एंथर बाइलोब्ड होता है इस तरीके का, और इसके अंदर से एक फिलामेंट बाहर निकलती है ऐसे, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर इसको काट के आप लोगों को दिखाऊं, इस तरीके का दिखेगा ऐसा। इसके अंदर लेयर होती है, 3 लेयर से ये बनता है। एंडोथीशियम लेयर होती है, फिर उसके अंदर बिल्कुल अंदर टिपिटम की लेयर होती है। उसके बाद ये डहीसाइज हो जाता है, टूट जाता है तो पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं। ये पॉलन ग्रेन उड़कर फीमेल गैमीट पर जाते हैं, जिसे एग बोलते हो। फीमेल गैमीट पर जाकर ये फर्टिलाइज हो जाते हैं और न्यू चाइल्ड को, मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग बना देते हैं। अब वो बोलता है ये क्या है, सोलेनेसी फैमिली क्या होता है, मोनोथीशियस होता है, डाइथीशियस होता है, इंट्रोज होता है या एक्सट्रोज होता है। मोनोथीशियस मतलब जब एक थीका प्रेजेंट होगा। इसके पास कितने थीका प्रेजेंट है, कितने लोब्स प्रेजेंट है, 2। डाइथीशियस 2 लोब्स, मोनोथीशियस 1 लोब। इसके पास कितना लोब प्रेजेंट है, इसके पास 2 लोब प्रेजेंट है, तो एनीवेज डाइथीशियस होगा। मोनोथीशियस वाला तो पहले ही काट दो, मोनोथीशियस तो है ही नहीं। अब ये इंट्रोज है या एक्सट्रोज है, हमारे पास बेसिकली 3 चीज होती है, ठीक है। इंट्रोज, एक्सट्रोज, लैक्ट्रोज। क्या मतलब होता है, इन अंदर, एक्सट्रोज बाहर, लैक्ट्रोज, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। इंट्रोज और एक्सट्रोज के अंदर क्या होता है, इंट्रोज का मतलब जब ये टूटेगा किस साइड से, अगर ये गाइनोशियम की साइड से टूट रहा है, गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की साइड से टूट रहा है, नीचे की साइड से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोज। अगर ये ऊपर पेटल की साइड से टूट रहा है, 2 लोब हो गए, एक हो गया इसका नीचे की तरफ, एक हो गया इसका ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की साइड पे टूट रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये ऐसा होता है ना, तो अगर ये टूट रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये ऊपर की साइड से ओपनिंग हो रही है, इंट्रोज। नीचे की साइड से ओपनिंग हो रही है एग की तरफ से, इंट्रोज। ऊपर पेटल होती है, पेटल की साइड से टूट रहा है, एक्सट्रोज। और लैक्ट्रोज क्या होता है, अगर ये लेटरली टूटे, लेटरल मतलब इस तरीके से डहीसाइज हो, अगर ये लेटरली टूटे तो इसको क्या बोलेंगे, तब इसे लैक्ट्रोज बोलेंगे। तो सोलेनेसी फैमिली जो होती है वो डाइथीशियस होती है और इंट्रोज होती है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया देयर इज डिक्लाइन इन फीमेल पॉपुलेशन एज कंपेयर टू मेल, दिस इज बिकॉज ऑफ, इंडिया में फीमेल की पॉपुलेशन कम है देन मेल्स। इसका रीजन बताना है। पहला वो बोलता है लेस फीमेल रीच रिप्रोडक्टिव एज, कम लड़कियां होती हैं जो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच पाती हैं। मतलब हम लोग सब पहले ही मर जाते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, हम पहुंच जाते हैं। 12 साल की एक लड़की रिप्रोडक्शन कर सकती है। हाँ, बॉडी अलाउ नहीं करती क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, बॉडी के ऑर्गन्स इतने डेवलप नहीं होते कि भैया वो बच्चा संभाल सके, पर अगर ऐसा हुआ वो कर सकती है। बॉडी जो होती है वो इस तरीके से प्रिपेयर हो चुकी होती है कि भैया वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो 12 साल की एक लड़की भी रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो ये तो करेक्ट नहीं हुआ। ये करेक्ट नहीं हुआ तो भैया ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट नहीं हुआ। ये करेक्ट नहीं हुआ तो ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट नहीं हुआ। नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन आर बोर्न लेस एज देयर इज मोर चांस ऑफ पेरेंटल डेथ इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड। नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन जो होते हैं वो कम पैदा होते हैं, क्योंकि जो अगर लड़की पैदा हो जाए तो जो माँ बाप होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। फीमेल चाइल्ड के केस में अगर लड़की पैदा हो जाएगी तो माँ की डेथ हो जाती है। ये कौन सा रूल है? ऐसा तो कोई भी रूल नहीं है। तो भैया ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, फीमेल इन्फेंटिसाइड, एक्चुअली फीमेल फ्योटिसाइड। ये फीमेल फ्योटिसाइड होना चाहिए था। इन्फेंटिसाइड वही बात है, फीटस का आप मतलब फ्योटिसाइड का मतलब फीटस को मार रहे हो, इन्फेंटिसाइड मतलब इन्फेंट्स को मार रहे हो, बात वही है। तो फीमेल फ्योटिसाइड ये करेक्ट आंसर है। यूजुअली क्या करते हैं भैया, वोम में लड़कियों को मार देते हैं तो फीमेल फ्योटिसाइड हो जाता है। वैसे पर अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं 2022 की, तो आज 100 लड़कों पर 107 लड़कियां हैं। लड़कों पर लड़कियों का रेशियो ज्यादा है आज के डेट में। तो ये क्वेश्चन तो पुराने हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। आज ऐसा है कि भैया लड़कियां ज्यादा हो सकते हैं, आगे भी ऐसा कंटिन्यू रहे, पर हो सकता है कम भी हो। पर मुझे लगता है अभी ये बढ़ेगा, लड़कियों का रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि सबको समझ में आ चुका है लड़के गधे ही होते हैं। तो इससे बेटर लड़कियां ही पैदा हो घर में तो बेटर है ना। तो इसीलिए अब फीमेल इन्फेंटिसाइड इसका करेक्ट आंसर है। मैसेज करके ये नहीं बोलना मैम लड़के बहुत समझदार हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कब की बात कर रहा है बेटा? जब बच्चा मां के पेट में बन रहा है, जब बच्चा मां के पेट में ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ये उस समय की बात कर रहा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के केस में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा है तो एंडोस्केलेटन और मसल, एंडोस्केलेटन और मसल किससे, एंडोस्केलेटन और मसल जो होता है वो किससे डेवलप होता है? एंडोस्केलेटन और मसल कौन सी लेयर से बनता है? मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, किस लेयर से ये बन जाता है? तो ये बताना है। अगर मैं बात करूं भाई एम्ब्रियोनिक लेयर के टाइम पर, तो ये बनता है एक्टोडर्म ऑब्वियसली आउटर मोस्ट लेयर, एंडोडर्म अंदर की लेयर, मीजोडर्म बीच की लेयर, ब्लास्टोपोर्स सेंट्रली पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें ब्लास्टोपोर्स बोलते हैं। तो एंडोस्केलेटन मसल किससे डेवलप होता है? ये बेसिकली डेवलप हो जाता है आपका एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मसल भी और एंडोस्केलेटन भी। जेनाइटल यूरोजेनाइटल ऑर्गन भी इसी से डेवलप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज एंडोडर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को फिनिश करती हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक इनको कंटिन्यू मतलब इनको देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि सबको पता लगे, सभी लोग इन सभी वीडियोस को देख पाए। तो फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।